एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि अपने आप में बहुत प्रॉब्लम टाइप इसमें होते हैं, बहुत स्कोप है इसमें प्रॉब्लम के। तो कुछ न्यूमेरिकल पिछली बार मोस्टली न्यूमेरिकल कराया था, वो रॉड बॉल के कोलिजन से रिलेटेड, अगर याद हो तो। देखा है नोटबुक? हाँ सही। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के पिछली क्लास में जितने क्वेश्चन कराए थे, मोस्टली वो जिसमें रॉड और बॉल का कोलिजन हो रहा है उस टाइप के कराए थे। याद है? यस सर। देखो इस तरह के क्वेश्चन किए थे। और फिर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोला था, टॉर्क डीएल बाई dt। याद आया लास्ट क्लास में क्या क्या किए थे? एसटी वर्मा से मैंने होमवर्क दिया था टिल क्वेश्चन नंबर, अभी दिख रहा है मुझे नीचे में, 69। कुछ पूछना है उसमें से? बोलो। सर वो बस रेडियस ऑफ जायरेशन वाले स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस थे, उसके अलावा तो सब बन रहे थे। रेडियस ऑफ गायरेशन तो कुछ नहीं, चलो बता देता हूँ। चलो रेडियस ऑफ गायरेशन देखो, तो मैं कभी पढ़ाता भी नहीं, कुछ नहीं उसका कोई। रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? सपोज कोई भी एक रिजिड बॉडी है जो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इस रिजिड बॉडी का मास m है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अब अगर हम लोग इस रिजिड बॉडी को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, मतलब कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करें, इस रिजिड बॉडी के मास के बराबर एक पॉइंट मास ले लें, तो इस पॉइंट मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर रखेंगे सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही हो। इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गाइडेशन कहते हैं। पॉइंट मास के केस में I की वैल्यू mr² होती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m इंटू k²। तो इस k की वैल्यू हो गई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास। ये फॉर्मूला हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन का। क्लियर है? ये फॉर्मूला हो गया आप लोगों के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन। कॉपी कर लो।
हो गया, लिख लिए? हो गया? यस सर। ठीक है। एसी वर्मा में 69 तक में कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो मैं ही उसमें से कुछ करा देता हूँ। आप लोग पूछोगे नहीं पूछोगे मुझे नहीं पता। उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन है, जैसे एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 आलमीरा वाला, जरा कोशिश करो। ये एसटीवी क्वेश्चन नंबर 44। जल्दी।
बोलो, आया आंसर किसी को? देखो, इसका मतलब तुम लोग होमवर्क नहीं करते हो। सर मिला। क्या मिला बताओ? सर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो वो 43 के अप्रॉक्स हो जाता है। कैसे सॉल्व किया? सर वो टॉर्क को जीरो इक्वेट किया, मतलब जो ऊपर वाला हिंज है वो पीछे खींच रहा है और नीचे वाला हिंज थोड़ा आगे डाल रहा है क्योंकि वो एंगुलर वो कुछ है डोर का। और फिर वर्टिकल में फिर एम जी, मतलब 2F इजिकल टू एम जी कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में जो फोर्स लग रहा है उस पे ऊपर फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखते हैं। 1.5 मीटर वाइड है ये अलमीरा, मतलब ये है 1.5 फीट और 6 मीटर हाई है, मतलब 6 फीट सॉरी। तो ये हो गया 6 फीट। इसमें दो हिंजेज हैं, एक एक फीट के डिस्टेंस पर। तो एक हिंज यहाँ है और एक हिंज यहाँ है। इस हिंज को हिंज 1 कह दो, इस हिंज को हिंज 2 कह दो, और ये डिस्टेंस 1 फीट है। ये डिस्टेंस 1 फीट है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 फीट होगा। तो ये डिस्टेंस बच गया मेरा 4 फीट। इसका खुद का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिडिल में, mg इधर लग रहा होगा। देखो, इस अलमीरा पर फोर्स क्या क्या लग रहा होगा। एक तो इसका खुद का वेट mg, और दूसरा इन दोनों हिंजेस के रिएक्शन, है ना। ध्यान से समझो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस exerted by the hinge on the door are equal, magnitude of force exerted by the hinge on the door are equal, बट वो फोर्स किधर लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये नहीं मालूम, है ना। ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ का हिंज रिएक्शन का एक कंपोनेंट तो y डायरेक्शन में जरूर लग रहा होगा जो वेट को बैलेंस करता। इसके वेट को बैलेंस करने के लिए हिंज रिएक्शन का कंपोनेंट y डायरेक्शन में जरूर लग रहा होगा। हाँ सर। ये ry और ये ry डैश कह देते हैं, ठीक है। बोलो। यस। यस सर। तो एक इक्वेशन मैंने लिख दिया, ry प्लस ry डैश, दिस इज इक्वल टू mg। एक्स कंपोनेंट भी हो सकता है हिंज के रिएक्शन का। बोलो। हिंज के रिएक्शन का एक्स कंपोनेंट भी हो सकता है। हाँ सर। तो हिंज के रिएक्शन का एक्स कंपोनेंट किधर होगा, राइट होगा, लेफ्ट होगा, कुछ पता नहीं। कोई आइडिया किधर होना चाहिए? सर ऊपर वाला लेफ्ट खींचेगा और नीचे वाला राइट धक्का देगा, ऐसा मेरे को लगता है। अभी देखते हैं। हिंज 2 के अबाउट अगर हम टॉर्क देखेंगे तो mg का टॉर्क क्लॉकवाइज, ry का कोई टॉर्क नहीं होगा, तो इसका जो rx होगा उसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा। तभी h2 के अबाउट, आई मीन
तभी H2 के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। तो Rx मैं इधर लिख लिया। लॉजिक समझ आया? सर क्या बोले थे, वापस बोलो ना। मैंने कहा H2 के अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। हाँ सर। नेट टॉर्क अबाउट H2 should be equal to 0। यस सर। तो ये डिस्टेंस है 1.5/2। तो mg into 1.5/2, this should be equal to Rx into 4, क्योंकि H2 पर जो फोर्स लग रहा है उसका कुछ होगा नहीं और Ry का होगा नहीं, केवल Rx का ही टॉर्क होगा, है ना। इसीलिए Rx का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगा और मैग्नीट्यूड अभी देखते हैं कितना होगा। आया समझ में? यस सर। और ये डोर है 8 kg का, 80/2 40 40 into 1.5 60 is equal to Rx into 4। तो Rx is 15 Newton। ये बात समझ आया? हाँ सर। सिमिलरली Ry, अब टॉर्क अबाउट H1 भी 0 होना चाहिए, है ना। टॉर्क अबाउट H1 भी 0 होना चाहिए। तो H1 के अबाउट H1 के अबाउट टॉर्क निकालेंगे अगर, तो उसमें Rx Ry की जरूरत नहीं होगी। समझ रहे हो कि नहीं? उसमें Ry डैश और Rx डैश की जरूरत होगी। बोलो। हाँ H2 पर जो Rx लग रहा है एक डायरेक्शन में फोर्स, मैं इधर मान लेता हूँ Rx डैश। ठीक है, तो सेम कहानी रिपीट करेंगे। और नहीं तो दूसरा तरीका कि इसका अगर मैं टॉर्क वाला नहीं करना है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या क्या हो रहा है, mg नीचे, Ry ऊपर, Ry डैश ऊपर, Rx इधर, तो डेफिनेटली Rx डैश इधर होगा और बराबर होगा, तभी ऐसा होगा इक्विलिब्रियम में, है ना। तीसरा क्वेश्चन में लिखा है कि हिंज के रिएक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब Rx और Ry का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और Rx और Ry, Rx डैश और Ry डैश के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है। यही मतलब हुआ ना? बोलो। यस सर। तो अंडर रूट Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट Rx डैश का स्क्वायर प्लस Ry डैश का स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। तो Rx और Rs डैश इक्वल है, इसका मतलब है Ry और Ry डैश भी इक्वल होगा, तभी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। और दोनों का सम mg के बराबर है। समझ रहे हो? तो ये मिल गया 40 न्यूटन, मिल गया।
बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो नेट हिंज फोर्स हाँ वो क्या होगा, सर। इसी का रिजल्टेंट होगा। अंडर रूट Yes, 40 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, 15 का स्क्वायर 225। तो ये होगा अंडर रूट 1825। कितना आएगा, जो भी आएगा, बिस्मथ न्यूटन आंसर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। सर वो सब कुछ फीट में दिया है ना, तो ग्रेविटी को भी फीट में ऐसे करके करेंगे। ऐसा फिट विट कैंसिल हो गया, राइट लेफ्ट दोनों। ग्रेविटी फिट में लेने की कहाँ जरूरत है। अच्छा हाँ। टॉर्क के इक्वेशन में दोनों और लेंथ आया, दोनों फीट में ले लिया, कैंसिल हो गया, तो फाइनली वही बचा ना, न्यूटन ही बचा। जल्दी कॉपी कर लो। 43 न्यूटन। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही। 43 न्यूटन आ रहा है आंसर। फाइन। आगे बढ़े। बोलो। हाँ सर। नेक्स्ट एक और अच्छा मिनट क्वेश्चन सर लिख लेते रहे हैं हैं। इससे। क्या बोल रहे हो। सर सेकंड इक्वेशन कैसा है, समझा सकते हो? H2 यहाँ पर है, इसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो करना है, तो आर एक्स डैश आर वाई डैश का तो होगा नहीं, एम जी का टॉर्क होगा। तो एम जी नीचे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5/2, तो एम जी इंटू 1.5/2 इज इक्वल टू H2 पर के अबाउट इसके रिएक्शन का टॉर्क देखेंगे, तो H2 से यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 फीट और डिस्टेंस 4 फीट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर एक्स, तो आर एक्स इंटू 4। हाँ सर समझा, थैंक यू। आगे बढ़ूं। यस सर। एक और ठीक ठाक क्वेश्चन है एससीबी में, क्वेश्चन नंबर 45। इसको कोशिश करो। सर थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हो। जल्दी सेकंड क्वेश्चन कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर? बोलो जल्दी। आया आंसर? सर इक्वेशंस मिल गए, बस सॉल्व करना था। जल्दी। आया किसी को? सर एक्सप्रेशन ऐसा कुछ मिला कि L साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2h माइनस L कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। देखो इधर, तुम लोग होमवर्क करते नहीं हो लगता है। चलो इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखेंगे। ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, ये रोलर का नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, रॉड पर परपेंडिकुलर N2, इसका खुद का वेट नीचे लगेगा mg, और इसकी टेंडेंसी पीछे जाने की होगी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाओ। mg नीचे, N1 ऊपर, फ्रिक्शन इधर, और ये जो N2 इधर है
तो इस N2 के दो कंपोनेंट होंगे। ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है ना, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, मतलब ये थीटा होगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये थीटा है तो ये थीटा होगा, Yes, sir. Alternate. तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा। तो N2 का ऊपर वाला कंपोनेंट N2 cos थीटा इधर, और ये वाला कंपोनेंट N1 sin थीटा इधर। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिला एक N1 N2 sin theta ना sir? plus N2 cos theta is mg and friction is equal to N2 sin theta। ये दो इक्वेशन ट्रांसलेशन से मिल गए, है ना। अब रोटेशन से इस पॉइंट को मान लो मैं ए कह देता हूँ, इस पॉइंट को बी कह देता हूँ। तो नेट टॉर्क अबाउट ए अगर हम 0 करेंगे, नेट टॉर्क अबाउट ए शुड बी 0। ए इसलिए चूज किया क्योंकि यहाँ पर दो फोर्सेज हैं, N1 और फ्रिक्शन। तो जब दो फोर्सेज हैं तो इक्वेशन लिखने में दो फोर्स कम लिखना पड़ेगा, है ना। Yes, sir. तो ये अगर mg है, ये डिस्टेंस तो L/2 होगा, तो ये डिस्टेंस L/2 cos थीटा होगा। टॉर्क अबाउट ए में mg का टॉर्क हो जाएगा mg into L/2 cos theta। This should be equal to N2 का टॉर्क, N2 परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा इज h अपॉन डिस्टेंस AB, तो डिस्टेंस AB हो जाएगा h अपॉन साइन थीटा। हो गया ऐसा? हाँ सर। तो ये हो जाएगा N2 इंटू AB, तो N2 इंटू डिस्टेंस AB दैट इज h अपॉन साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से मुझे N2 मिल गया, तो यहाँ से N2 की वैल्यू मिल गई mgl साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2h। ये मुझे N2 मिल गया। N2 मिल गया तो फ्रिक्शन मिल गया कितना, तो N2 साइन थीटा दैट इज mgl साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2h, फ्रिक्शन भी मिल गया। और N2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो N1 भी मिल जाएगा। N1 होगा mg माइनस N2 cos थीटा दैट इज mg माइनस mgl साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2h। तो N1 मिल गया, फ्रिक्शन मिल गया। आपसे क्या पूछा है कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ग्राउंड एंड द लोअर एंड इफ द मिनिमम एंगल थीटा है, तो म्यू चाहिए मुझे। तो
ये जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट मुझे मिली, ये रिक्वायरमेंट लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स n1 होना चाहिए, होना चाहिए। यस सर। तो म्यू का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स अपॉन n1। फ्रिक्शन ऊपर निकाला mgl साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2h, और n1 यहाँ निकाला mg माइनस mgl साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2h। बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो। एक तो mg हर जगह से कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो mg यहाँ भी है, mg यहाँ भी है, mg यहाँ भी है, ये चला गया। अब ये 2h को एलसीएम लेके हटा दोगे तो ये जो मुझे दिख रहा है l साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2h माइनस l साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर होगा। एक बार बुक से आंसर मैच करके भी देख लो। यस सर, यही है। तुमका कुछ समझा सर। क्या है कि तुम लोग पता नहीं क्या सॉल्व किए और नहीं किए होमवर्क में। मेरे साइड से जितने थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन है मैं पहले ही आपको करा देता हूँ, जल्दी कॉपी कर लो।
हो गया, लिख लिए, आगे बढ़ूं? 2 मिनट। बोलो। हो गया सबका? सर सिर्फ 1 मिनट। हो गया सर। या ठीक है। एक और इस तरह के इक्विलिब्रियम का अच्छा क्वेश्चन है एससीबी में, क्वेश्चन नंबर 41 शायद। क्वेश्चन नंबर 41 है ये। आपके रेफरेंस के लिए मैं क्वेश्चन का नंबर भी लिखते जाता हूँ, कम से कम होमवर्क नहीं किए जिस दिन करने का मन करेगा उस दिन तो मिल जाएगा। ये एससीबी का क्वेश्चन नंबर 41। एक बार इसको कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? नहीं सर 2 मिनट। देखो इधर, a uniform ladder of length 10 meter, mass 16 kg is resting against a vertical wall making an angle 37 degree with it. नहीं करते तुम लोग घर में कुछ भी। ये लैडर है और ये लैडर वर्टिकल से 37 डिग्री पर है ऐसा। An electrician weighing 60 kg climbs up the ladder. If he stays the ladder at a point 8 meter from the lower end. तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन का मास है 60 kg। ये डिस्टेंस है 8 मीटर और ये पूरा लेंथ है 10 मीटर।
पूरी लैडर का लेंथ है 10 मीटर। और लैडर का मास दिया है क्या? हाँ, मास ऑफ लैडर 16 kg। तो मास ऑफ लैडर को कैपिटल M लिख देते हैं। तो कैपिटल mg इधर, स्मॉल mg इधर, कैपिटल M 16 kg, स्मॉल m 60 kg। The lower end, what will be the normal force and the force of friction on the ladder by the ground? What should be the minimum coefficient of friction for the electrician to work safely? तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, लेट इट बी N1, ये हमें ढूंढना है। फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, ये हमें ढूंढना है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कुछ N2 होगा। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G इधर, N1 इधर, N2 इधर और फ्रिक्शन इधर। तो यहाँ से N1 की वैल्यू मुझे मिल गई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G, दैट इज 760 न्यूटन जी अगर टेन लेंगे। तो ये तो हो गया N1 का आंसर। दूसरा यहाँ से मिल गया मुझे N2 और फ्रिक्शन इक्वल होगा। तो दूसरा इक्वेशन मिल गया मुझे N2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो, अगर हम लोग इसमें इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B, सेंटर ऑफ रॉड को कह देते हैं C, इलेक्ट्रीशियन जहाँ काम कर रहा है उसको कह देते हैं D। तो A के अबाउट हम लोग नेट टॉर्क 0 करते हैं। तो नेट टॉर्क अबाउट A 0, तो ये है 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री। तो mg का टॉर्क लिख सकते हैं mg इंटू 4 cos 53 डिग्री। किधर होगा? क्लॉकवाइज होगा। स्मॉल mg का वैसे ही लिख सकते हैं स्मॉल mg इंटू 8, ये 4 नहीं होगा, 10 का आधा 5 होगा, 5 होगा, यस सर। 10 का आधा 5 होगा और ये 8 मीटर पर है। 4 होगा। 8 होगा cos 53 डिग्री, हाँ सर 8 होगा। ये भी क्लॉकवाइज प्लस N2 का, तो N2 इंटू परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, दैट इज N2 इंटू 10 10 cos sin 53 डिग्री, और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। दिस शुड बी इक्वल टू 0। cos 53 3/5, कैपिटल M था कितना? 16 kg। तो इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 10 160 इंटू 5 इंटू 3/5 प्लस 600 इंटू 8 इंटू 3/5। दिस शुड बी इक्वल टू N2 इंटू 10 इंटू 4/5। तो ये 5 5 5 गया, ये 10, ये 0 गया, 4 भी जाएगा। 4 से ये हो गया 4, ये हो गया 15,
तो N2 मेरा हो गया 5 4 जा 20, 20 into 3 60 प्लस 15 into 24, तो ये हो गया 16 प्लस 15 into 20 300 और 300 और प्लस 60 360, दैट इज N2 मुझे मिल गया 420 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शन पूछा है, क्या पूछा है देखो, what will be the normal force and force of friction on the ladder by the ground। तो नॉर्मल फोर्स मिल गया और मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पूछा है। तो फ्रिक्शन N2 के बराबर होगा, तो एक का आंसर तो N1 मिल गया, फ्रिक्शन और N2 इक्वल है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू 420 न्यूटन। ये सेकेंड आंसर मिल गया। तीसरा, फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम N1, ऐसा होगा? फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स N1, तो यहाँ से हो गया 420 शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स, और N1 कितना मिला था? 760 था शायद, 760 इंटू 760, तो म्यू मिनिमम ये मिल गया 42/76, जितना भी होगा होगा। हैंग हो गया। तो 42/76 जो भी होगा ये आंसर होगा। ठीक है, 0.552 सर। हाँ ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको। जल्दी। हो गया। एक मिनट।
Done. हो गया। नेक्स्ट, हाँ, इसी कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 42 है। एक बार उसको कोशिश कीजिए। नंबर कौन सा होगा? 4 तो इसमें सब कुछ किया हुआ है तो ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। कंसेप्चुअली देखो समझ आया कि नहीं। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसी के कंटिन्यूएशन में है ये एसपीवी क्वेश्चन नंबर 42।
बोलो, आया कुछ? सर बस सॉल्व कर रहे हैं अभी, मिल जाएगा। आया कुछ? 61.8 आ रहा 61 पॉइंट, अच्छा आंसर देखो कितना है। सर आंसर 61 आ रहा है पर दिया हुआ है यहाँ पे 45। तो कुछ गलत आ रहा होगा, देखो इधर। सर पर ये करते वक्त फिर वो N2 की वैल्यू भी चेंज हो गई होगी। ये 8 मीटर पर ही है। कैपिटल MG ये 5 मीटर पर, ये N1 और ये N2 और ये फ्रिक्शन। यही कहानी है ना? और ये एंगल 37 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। नहीं। तो जैसे पहले किया था ठीक वैसे ही N1
कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, मिला था ऊपर। ये इक्वेशन मिला था n1 कम एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। हाँ सर। n2 और फ्रिक्शन सेम होगा, हाँ सर। तो n2 में जितने भी टर्म हैं सारे टर्म को कैपिटल एम और स्मॉल एम के टर्म में अगर लिख दोगे तो देखो, यहीं पर लिख देता हूँ एक लाइन ताकि cos 37 3/5, तो ये हो गया 3 टाइम्स कैपिटल एम जी प्लस cos 53 3/5 तो 8 सर mg लैडर का मास तो सेम ही रहेगा ना, 16। 8 mg/3, this is equal to sin 53 4/5 8n2 होगा। तो यहाँ से n2 मेरा हो जाएगा 3/8 कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg/3, सिंबल के फॉर्म में लिख दिया है और कुछ नहीं। ये जो आया है देखो तो कैपिटल एम स्मॉल एम का वैल्यू पुट करके यही आता है। हाँ सर। तो पीछे से ही मुझे मिल गया n2 इज क्या मिला 3/8 कैपिटल mg एम जी प्लस एम जी प्लस स्मॉल mg/3, ये n2 मिल गया। नया कुछ नहीं किया, सब कुछ पीछे जैसा है, ठीक है। हाँ और सर। ये जो n2 होगा यही फ्रिक्शन के बराबर भी होगा। यस सर। तो फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू n1, है ना। तो म्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू n2/n1। म्यू कितना दिया है अब देखो, 0.54। greater equal to n2/n1, that is capital M plus small m into g divided by 3/8 capital mg plus small mg/3। सब g को हटा दो और 0.54 म्यू का वैल्यू है, तो यहाँ से मुझे मिल गया 0.54 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू, इस g को हटा दो, इस g को हटा दो, इस g को हटा दो। कैपिटल एम कितना है 16 है शायद, स्मॉल एम ढूंढना है इधर, कैपिटल एम 16 है तो 8 2 जा 6 16 2 3 जा 6 प्लस स्मॉल एम। प्लस स्मॉल m/3 होगा। हाँ सर यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थ्री 3.24 प्लस 0.18 m, this should be greater equal to 16 plus m होगा। यस सर यही। सर वो ऊपर से मैंने उल्टा लिया n2/n1 को, कुछ उल्टा हुआ शायद। क्या सर n2/n1 के जो वैल्यूज डाले हम लोगों ने शायद से उल्टा डाला है। अच्छा n2 n1 का वैल्यू उल्टा डाल दिया क्या। हाँ हाँ हाँ, n1 है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी। एक मिनट,
N2 ऊपर देखो यार, N2 क्या है, 3/8 कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg by 3, 3/8 कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg by 3 अपॉन N1, दैट इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g। तो ये पहले सब g को हटा दो, म्यू है मेरा, म्यू कितना है 0.54, यस सर। कैपिटल M 16, 8 2 जा 16, 2 3 जा 6, स्मॉल m by 3 और नीचे हो जाएगा 16 प्लस स्मॉल m, ऐसा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 इंटू 0.54 कितना होगा, प्लस 0.54 स्मॉल m, दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 6 प्लस स्मॉल m by 3। इसको इधर ले जाओ, तो 0.54 माइनस 1/3 into small m, this should be greater equal to 6 minus, फिर कुछ गलत कर दिया लगता है, इसको इधर ले गए, हाँ 6 minus 16 into 0.54, कुछ गलत हो रहा है, इसको पढ़ने दें। फर्स्ट वाले का, थर्ड का जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो आंसर आया था, मैच किया था बुक से। हाँ सर, वो पॉइंट में थोड़ा अलग था क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन की वैल्यू 9.8 ली है। कितना अलग, अरे वो सबसे कितना अलग था, क्या था? 0.553 था हमारा, 0.552 पॉइंट आया था कुछ। हाँ ठीक है, उतना चलेगा। अब suppose the friction coefficient between ground and atmosphere is 0.54, find the maximum weight of mechanic who could go up and do the work from same position of the ladder, same position of the ladder, मतलब वही है 10 8। तो ऊपर के एक्सप्रेशन में इसमें देखो कहीं कुछ गलती किया होगा तो, mg कैपिटल mg cos 53 3/5, तो 3 mg cos 53 3/5, अरे यहाँ 24 होगा ना 8 की जगह, 3/5, 8 3 जा 24, सर 24/5 रहेगा सर। हाँ सर, ये 3/5 होगा, 8 3 जा 24/5 mg। तो ये हो जाएगा 24 अपॉन यहाँ होगा 5, इधर देखने दो, साइन 53 कितना होता है 4/5, 4 2 जा 8, ये सही है। तो अब अभी सर 3 mg बाई वो हो जाएगा 3/8 ये सही है, ये 8 से ये 3/5 होगा, 3/5 mg। ये होगा 3/5 mg। तो 3/8 प्लस 3/5, तो नीचे यहाँ जो लिखा है ना, इसमें यहाँ होगा 3 और यहाँ होगा 5, तो इसमें यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 5, तो इसमें यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 5, तो 3/5 मतलब 0.6, 5 6 या 30 होता है ना, तो इसको लिख देंगे 0.6 स्मॉल m। बाकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई होप सही है, तो 6 प्लस ऐसा। अब इसको इधर ले जाओ, तो हो जाएगा 0.60 माइनस 0.54
into a small m, this should be less than equal to 16 into 0.54 minus 6, ऐसा होगा? So 0.06 m less than equal to 16 into 0.54 कितना होगा? 8.64 8. 64 So 8.64 minus 6, that is 2.64. तो m की वैल्यू हो जाएगी 43 44 है 2.64 अपॉन 0.06 kg. तो लेस देन इक्वल टू मतलब हो गया कि सर वहाँ पे मैक्सिमम पूछा है वैल्यू. कितने किलो का मैकेनिक मिनिमम वहाँ पे आ हाँ, सकता तो है तो लेस देन इक्वल टू मतलब मिनिमम नहीं मैक्सिमम होगा ना, यानी कि m का मैक्सिमम वैल्यू हो हाँ गया सर मेरा मैक्सिमम 264 अपॉन 6 44 44 kg है ऐसा आंसर. सर 43 है वहाँ पे हाँ वो चलेगा. क्योंकि जी की वजह से थोड़ा फर्क पड़ेगा. कॉपी कर लो इसको. हो गया, आगे बढ़ूं? नहीं सर कॉपी कर.
डन सर। हो गया? एक और छोटा सा क्वेश्चन करो, एक लाइन का है ये, होमवर्क में दिया था, अगर पहले किया होगा तो। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा, 67। जल्दी, ये एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो ये रॉड पहले ऐसा था, एकदम इजी क्वेश्चन है, पता नहीं तुम लोगों से मेरा भरोसा उठ गया है, न होमवर्क करते हो न इजी क्वेश्चन, न पता नहीं, रोज सिर्फ पढ़ने का तुम लोग। सर वो करने बैठते तो थोड़ा हार्ड लगता है तो नहीं होता। तो फिर जादू का इंतजार कर रहे हो, जादू होगा। सर रची वर्मा का बहुत ही हार्ड है सर क्वेश्चंस। सर बैठते बैठते बहुत टाइम लग जाता है सर। तो टाइम बचा के तो बस बहुत बड़ा करोड़पति बनने वाला है, टाइम बचा के। टाइम देगा इसको तभी इससे कुछ सीखेगा ना, जिस काम को टाइम ही नहीं देगा उस काम से क्या सीखेगा। हाँ ये तो सर। है ना पता कि हर चीज को टाइम देना पड़ता है।
सर पर कभी कभी क्वेश्चन पढ़ के समझता ही नहीं वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो इंग्लिश का प्रॉब्लम है, इंग्लिश ठीक कर। अगर इंग्लिश पढ़ के समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या है, नहीं सर मतलब वो उसका डायग्राम फिर बनाना होगा तो हम लोग ऐसे समझ के एकदम नहीं बना पाते आपकी तरह। मीटर स्टिक मतलब 1 मीटर का है। चलो इंग्लिश पढ़ना सिखाता हूँ। इज हेल्ड वर्टिकली विथ वन एंड ऑन रफ हॉरिजेंटल फ्लोर। तो ये रफ हॉरिजेंटल फ्लोर पर है। हेल्ड वर्टिकली मतलब ऐसा है। तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन। चाहता है ऐसे सीखना है, डिक्टेशन जैसा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा, तो सीखो। ये हो गया इनिशियल पोजीशन। इट इज जेंटली अलाउड टू फॉल ऑन द फ्लोर assuming that end of the floor does not slip। मतलब ये वाला एंड कहीं नहीं जाता है, ये यही रहता है। तो ये कैसे गिरेगा? ऐसे ही गिरेगा। फाइंड द Yes, एंगुलर sir. स्पीड ऑफ द रॉड व्हेन इट हिट्स द फ्लोर। तो जब ये फ्लोर को हिट करने वाला है तो इस समय एंगुलर स्पीड ओमेगा कितना है, यही पूछा है। यस सर। तो इस पोजीशन और इस पोजीशन में यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना? तो टॉर्क अबाउट ओ 0 होगा। मतलब फ्रिक्शन का टॉर्क तो 0 होगा ना, ओके अबाउट। यस सर। चलो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर लो। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी है mg/L/2। फाइनली काइनेटिक एनर्जी है ½ I⍵²। रॉड 1 and 6, I क्या होगा ml²/3। क्या हो गया? I होगा ml²/3। ये m हटा दो, ये l हटा दो, ये 2 हटा दो, तो 3g/L का √, इज ओमेगा आंसर। और मीटर स्टिक है मतलब लेंथ 1 मीटर है, तो √3g रेडियन पर सेकेंड आंसर। क्या था इसमें बताओ? सर एकदम इजी। चलो तो कॉपी कर लो, पुराने सारे होमवर्क अप टू डेट कर लो। केवल रोलिंग मोशन पढ़ाना बाकी है, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सर रूटल को क्यों निकाल लिया है? गधे। वन सर मीटर का है तो L1 डालेगा तो वही होगा ना। ऐसे पढ़ेगा तो क्या? इसमें कौन सा जो तू हाँ अभी सर, हाँ पूछा सॉरी है, सॉरी, इसमें यस कौन सर, सा गॉट इट। फिजिक्स है? अब मैं परसेंट समझ बताया, आया। मीटर स्टिक अंडरलाइन भी किया। पूरे प्रॉब्लम में एक ही लाइन है, एक ही जगह अंडरलाइन है, वो है मीटर स्टिक। यस सर, सॉरी। मतलब लेंथ 1 मीटर। यस सर। ओके सर सर। हाँ। सर इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किया हम्म। सर उसमें जो N2 लगा था वो एकदम ऐसे परपेंडिकुलरली लगा वो रॉड से वर्टिकल वाले, और बाकी जो क्वेश्चन किया उसमें एकदम थोड़ा एंगल पे क्यों लग रहा है? किसमें कहाँ एंगल पे बताओ? सर वो सबसे पहले क्वेश्चन पे मतलब ऐसे इसमें कोई देखो, इसमें N2 वॉल पे परपेंडिकुलर है। हाँ सर। इसमें भी वॉल से परपेंडिकुलर है। हाँ सर। इसमें रॉड पर परपेंडिकुलर है, वॉल पे सर नहीं। अच्छा रॉड से है, अच्छा समझा सर वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो स्मूथ रोलर है, रोलर। तो रोलर कैसा होता है? ऐसा होता है। इस पर कोई भी चीज होगी तो वो टेंजेंट ही बनाएगा ना। यस सर। तो इसमें किस पर परपेंडिकुलर होगा? इस पर, वॉल पे नहीं होगा। हाँ सर समझा अभी।